नमस्कार। द नेक्स्ट लेवल के इस स्टडी चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि हम भूगोल की पाठ्यपुस्तक जो है, क्लास 6 की जो पाठ्यपुस्तक है, उसके चैप्टर वाइज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, इसी क्रम में आज हम चैप्टर 2 जो ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर शीर्षक है उसको करेंगे। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि आपको अब तो पता चल ही गया होगा कि इस चैनल का पर्पस क्या है, जो वीडियो बनाया जा रहा है उसका क्या उद्देश्य है। तो इस पर लगातार हम चर्चा नहीं करेंगे, हम टाइम को ज़ाया ना करते हुए कंसाइज मैनर में चलेंगे और जल्दी से जल्दी टॉपिक को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। इसी क्रम में आज का जो चैप्टर 2 है उसमें है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर चैनल आपको हेल्पफुल लग रहा है तो कृपया एक बार चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्लोब। तो इनमें समझने लायक क्या है कि हम सबसे पहले देखेंगे कि ग्लोब क्या है। जब हम ग्लोब को समझ लेंगे फिर समझेंगे कि अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या होता है। ये आपको बता दूं कि अक्षांश और देशांतर जो क्या है, हमारी पृथ्वी पर कुछ लाइनें हैं। अब इसका ये अर्थ नहीं है कि पृथ्वी पर जाकर के आप खोजेंगे कर्क रेखा रांची से गुजरता तो किधर है रांची में कर्क रेखा, ऐसा नहीं है। एक इमेजिनरी लाइन है, एक काल्पनिक रेखा है। हमने पृथ्वी पर चीज़ों को समझने के लिए कि अगर ये पृथ्वी है तो ये पॉइंट कहाँ है, इसके लिए हमने कुछ वर्टिकल और कुछ हॉरिजेंटल लाइनें खींच रखी है। जैसे ये 0 डिग्री लेटीट्यूड हो गया, तो ऐसी लाइन है। फिर ये लॉन्गिट्यूड बोलते हैं इनको। तो इस तरह, लेकिन ये आपको समझना होगा कि ये काल्पनिक रेखाएं हैं। एक्चुअल में इस पृथ्वी पर कहीं कोई रेखा नहीं है, हमने समझने के लिए एक काल्पनिक रेखा की व्यवस्था की है। तो इन्हीं कुछ चीज़ों को हम समझेंगे कि सबसे पहले समझेंगे ग्लोब क्या होता है, अक्षांश क्या है और देशांतर क्या है। तो चलिए सीधे हम टॉपिक पे चलते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए कि हम आज क्या सीखेंगे। सबसे पहले सीखेंगे ग्लोब क्या है। जो ग्लोब है वो एक्चुअली में है क्या, ये जो ग्लोब है वो क्या है, ठीक है। दूसरा है कि अक्षांश लैटिट्यूड एवं देशांतर लॉन्गिट्यूड रेखाएं क्या होती हैं, इनका क्या महत्व है। तीसरा है कि प्रमुख अक्षांश जैसे विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये क्या है। तीसरा है ध्रुवीय वृत्त क्या है, पोलर सर्कल क्या है, प्रधान मध्याह्न रेखा क्या है, प्राइम मेरिडियंस क्या है, समय की गणना कैसे होती है, कैसे टाइम, जैसे बोलते हैं कि भारत जो टाइम है वो 5 पॉइंट या 5.5 घंटा, अगर पॉइंट हटा दें तो 5 से 1/2 आवर्स बिफोर है। मतलब अगर प्राइम मेरिडियन जहाँ है वहाँ 12 बज रहे होंगे तो हमारे यहाँ शाम का 5:30 बज रहा होगा, शाम का 5:30 बज रहा होगा। तो ये क्या है, ऐसा क्यों होता है, 5:30 ही क्यों बजता है। तो इन चीज़ को भी हम समझेंगे, टाइम गणना कैसे होता है इस चीज़ को देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेडलाइन को समझेंगे कि ये क्या चीज़ है, प्राइम मेरिडियन क्या है और इंटरनेशनल डेडलाइन क्या है। दोनों अलग अलग रेखाएं हैं, अलग अलग लोकेशंस भी हैं, इनको भी देखेंगे। और कुछ परीक्षा के उपयोगी जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उनको जानेंगे। हालांकि ये सारे फैक्ट्स तो इन्हीं में इंक्लूड हैं, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो हम इन चीज़ों पर आज चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं ग्लोब क्या है। आप जैसे देख रहे हैं जो इमेज लगा हुआ है, इस इमेज में देख सकते हैं कि ग्लोब क्या है। तो आपको देखने से यही लगता होगा ग्लोब जो है वो पृथ्वी का एक लघु और वास्तविक रूप है। कहने का मतलब आपने मैप देखा होगा और ग्लोब देखा होगा, दोनों में डिफरेंस क्या है। मैप 2D है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी लोकेशंस हैं उनको फ्लैट दर्शाता है, जबकि पृथ्वी पर ऐसा नहीं है। पृथ्वी का सतह देखने में फ्लैट लगता है क्योंकि बहुत विस्तृत है, पर ऐसा है नहीं। आप सभी को पता है कि पृथ्वी गोल है, वो अलग बात है कि कंप्लीट गोल नहीं है, ध्रुवों पे थोड़ी चपटी हुई है और बीच से उभरी हुई है। ये लगभग 47 डिग्री, इनका जो आप डायमीटर मापेंगे, व्यास मापेंगे, तो ये वाला व्यास जो है ना 47 किलोमीटर कम है, लगभग 47 किलोमीटर कम है इस वाले व्यास से। इसलिए बोलते हैं कि धुओं पे थोड़ी चपटी है। कितनी चपटी है, 47 किलोमीटर के लगभग। ये व्यास कम है। अगर ये सर्कल होता तो सर्कल का चाहे आप किधर से भी एंगल नापिए, वो जो डायमीटर आएगा, व्यास आएगा, वो इक्वली आएगा चाहे कहीं भी माप लीजिए। लेकिन पृथ्वी में ऐसा नहीं है। नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जो व्यास है वो कम है, कितना, लगभग 47 डिग्री। और ये जो ईस्ट टू वेस्ट है वो 47 डिग्री ज़्यादा है, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम कि ये क्या है, तो ये पृथ्वी का जो लघु रूप है ना, वो पृथ्वी का लघु रूप है। एग्जैक्ट पृथ्वी पर कैसे देशों का लोकेशन है वो एक ग्लोब बना करके हमको दर्शाया गया है, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या है, महाद्वीप और महासागरों और देशों के उनके सही आकार को दर्शाता है, क्योंकि ये स्फेरिकल है,
एक गोला है जो कि पृथ्वी एज इट इज पृथ्वी जैसा ही है, तो देशों का सही लोकेशन कैसे है, उनकी स्थिति कैसे है, इन चीज़ों को भी दर्शाता है कि महाद्वीप कहाँ पे है, महासागर कहाँ पे हैं, देशों की स्थिति कैसी है, इन चीज़ों को दर्शाता है। ये दूसरी बात क्या है, मैप की तरह स्थिर नहीं है, इसे आप घुमा सकते हैं। ये जो है ना, यहाँ से इसको आप इस एक्सिस के सहारे ये घूम सकता है, एक्सिस के सहारे आप इसे घुमा सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना पृथ्वी का हमारा रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट होता है, तो वेस्ट टू ईस्ट होता है तो आप इसको ऐसे एज इट इज घुमा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखें, ये थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, 47 नहीं 43 किलोमीटर है एक्चुअली। जो व्यास है ना, व्यास कितना है, 12,742 किलोमीटर, 12,756 12,756 किलोमीटर का व्यास है, और 12,713 किलोमीटर। कैसे, ये जो एरिया है, ये वाला व्यास है, वो कितना है, 12,713 किलोमीटर, और ऐसे वाला जो व्यास है वो 12,756 किलोमीटर। अब देख सकते हैं कि लगभग 43 किलोमीटर अगर इसमें से इस वाले व्यास में से इसको घटाएं तो लगभग 43 किलोमीटर का आपका डिस्टेंस मिलेगा। इसी को बोलते हैं कि पृथ्वी चपटा है, ये जो क्षेत्र है ना, ये चपटा है, इसी को बोलते हैं। यहाँ से ये चपटा है। ठीक है, तो स्थिर नहीं, से घुमाया जा सकता है। ये पृथ्वी का एक 3D जो 3 डायमेंशनल है, त्रिविमीय प्रतिनिधित्व करता है, वैसा ही दिखता है जैसे पृथ्वी हमारी है। और इसमें क्या होता है, देश और महासागरों की स्थिति वैसे ही दर्शाया गया है जैसे एक्चुअल में पृथ्वी पर है। इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। अगर इसके परिभाषा को देखें, एग्जैक्ट डेफिनेशन का, तो ग्लोब जो है वो पृथ्वी का एक लघु और वास्तविक मॉडल है, ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। एक बोलेंगे इसका मिनिएचर है, क्या है, अर्थ का मिनिएचर है। नेक्स्ट, अब हम सीधे आते हैं ग्लोब की विशेषताएं, फीचर ऑफ ग्लोब्स क्या हैं। तो ग्लोब्स के फीचर में सबसे पहले देखेंगे अक्ष, एक्सिस में क्या है कि एक काल्पनिक रेखा जो ग्लोब में तिरछी अवस्था में स्थित होती है। पृथ्वी वास्तव में अपने अक्ष पर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। मैं बोला था ना कि ये क्या होती है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, किसके सहारे। एक्चुअली जब भी हम ग्लोब का इमेज देखते हैं ना तो ऐसे सीधा दिखता है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में अगर हम ग्लोब को देखें तो ये मान लीजिए पृथ्वी है, इसका ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, और ऐसे तिरछा है। ठीक है, स्ट्रेट नहीं है। अगर इसको देखें तो ये आना कैसे था, ये आना ऐसे था, पर ऐसे है नहीं। और इसी को बोलते हैं ना 23.5 डिग्री जो झुका हुआ है, यही 23.5 डिग्री झुका हुआ है। तो एक्चुअल में ऐसे है, सीधा दिख रहा है पर सीधा नहीं, टिल्ट होके कहाँ आएगा, ऐसे आएगा, यहाँ पे ऐसे होगा। ठीक है, तो ये एक्सिस है, ये जो दोनों है ना, ये दोनों एक्सिस हैं, अर्थ के क्या है, एक्सिस है। इसके बाद ध्रुव है। नेक्स्ट क्या है, पोल, ध्रुव। अक्ष के दोनों बिंदु उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल तथा दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल कहलाते हैं। ये जो एक्सिस है, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया एक्सिस जिसको बोल रहे हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसके जो ऊपर वाले को नॉर्थ पोल बोलते हैं हम, और नीचे वाले को साउथ पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ध्यान रखेंगे क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक मिलाने वाली रेखा को अक्ष हो गया। ठीक है, ऊपर वाले को, अक्ष के ऊपरी सिरा को नॉर्थ पोल और निचली सिरा को साउथ पोल, ऊपरी सिरा को उत्तरी ध्रुव और निचली सिरा को दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। इसके अलावा ग्लोब में क्या है, तो इसके अलावा ग्लोब में है इक्वेटर, एक काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये जो यहाँ से है ना 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये क्या करती है कि ये जो रेखा है वो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। यहाँ से देखेंगे आप तो ग्लोब को अगर यहाँ से काटा जाए तो ग्लोब को 2 बराबर भागों में, ऊपर वाला और नीचे वाला इक्वली डिवाइड करता है। तो विषुवत रेखा है वो क्या करता है, ग्लोब को 2 बराबर भागों में 2 इक्वली डिवाइड करता है। ठीक है, दूसरा ग्लोब का है कि पृथ्वी पर खींचा गया सबसे बड़ा वृत्त है। अगर कोई बोले कि अगर इस पृथ्वी पर हम वृत्त खींचना चाहें तो सबसे बड़ा वृत्त कहाँ खींच सकते हैं, तो चूंकि आपको पता है कि पोल जो है वो नॉर्थ टू साउथ जो पोल है वो क्या है 43 किलोमीटर कम है। मतलब खड़ा जो भी आप सर्कल खींचेंगे वो तो ऑब्वियसली छोटा ही होगा। इसके अलावा आप इधर भी करेंगे तो यहाँ भी धीरे धीरे, चूंकि ये स्फेरिकल है तो यहाँ भी धीरे धीरे इसका डायमीटर कम होते जाएगा। तो डायमीटर कम होने से क्या है कि सर्कल जो खींचेंगे वो छोटा होगा। तो पृथ्वी पर अगर सबसे बड़ा आपको सर्कल खींचना है तो 0 डिग्री लैटिट्यूड जो है वहाँ ही खींच सकते हैं। तो
विषुवत रेखा क्या है, एक तो पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करती है, दूसरा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये पृथ्वी पर खींचा गया सबसे बड़ा सर्कल है। अगर सवाल आता है कि पृथ्वी पर खींचा गया सबसे बड़ा सर्कल कौन है, तो हम उसको बोल देंगे विषुवत रेखा है। कौन सा है? विषुवत रेखा है, इक्वेटर है। दूसरा गोलार्ध, हेमिस्फीयर। विषुवत रेखा जो है ये बाउंड्री का काम करता है। किसका काम करता है? बाउंड्री का काम करता है। इसके ऊपर वाले को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध। यहाँ देखिए उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं ऊपर के भाग को, और नीचे के भाग को क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध, साउदर्न हेमिस्फीयर। क्योंकि ये नॉर्थ पोल है इसलिए इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे साउथ पोल है तो इसको साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है, ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। अब हम देखेंगे अक्षांश। तो नेक्स्ट हमारा जो आएगा अभी इसमें कि अक्षांश क्या है। अक्षांश क्या है? तो देखिए जो अक्षांश है वो विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समान वृत्तों पैरेलल सर्कल को अक्षांश रेखाएं, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कहा जाता है। किसको? तो ये जो इक्वेटर आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो इक्वेटर है इसके पैरेलल ध्रुवों तक, मतलब अगर ये पृथ्वी हो गई तो ये हमारा इक्वेटर जिसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा, इसके पैरेलल जितनी भी लाइनें खींची गई हैं, चाहे वो नॉर्थ की तरफ खींची गई हों या साउथ की तरफ खींची गई हों, इनको क्या बोलते हैं हम? ये सारी लाइनों को क्या बोलते हैं हम? लैटिट्यूड, लैटिट्यूड्स बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अक्षांश, अक्षांश बोला जाता है। ठीक है। इन अक्षांशों को हम मापते कैसे हैं? तो इन अक्षांशों को हम डिग्री में मापते हैं। किसे मापते हैं? डिग्री में मापा जाता है। सबसे पहले जो बीच वाला है जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं, विषुवत बोलते हैं, इसका माप है 0 डिग्री लैटिट्यूड। चूंकि ये सारे लैटिट्यूड है इसलिए हम लैटिट्यूड इसमें लगाएंगे। क्या लगाएंगे? लैटिट्यूड। तो ये क्या हो गया? 0 डिग्री लैटिट्यूड हो गया। अब विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों की ओर क्या है? इसके वृत्त का एक चौथाई भाग है। जैसे ये अगर वृत्त हो गया, यहाँ वृत्त हो गया, तो यहाँ पर जो इसको अगर डिवाइड करें यहाँ से ऐसे, एक तो ये हो गया और ये वृत्त हो गया, ये वृत्त हो गया, तो ये कितने? 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री। 90 डिग्री हो गया तो 90 डिग्री का हो गया। तो मतलब अगर इस वृत्त से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये कहाँ तक जाएगा? 90 डिग्री तक जाएगा, और नीचे भी कहाँ तक जाएगा? 90 डिग्री तक जाएगा। तो बोल रहा है कि विषुवत वृत्त से दोनों ध्रुवों की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त की एक चौथाई, मतलब 360। किसी वृत्त का परिमाप कितना होता है? 360 डिग्री होता है। इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना आएगा? इक्वल टू 90 डिग्री आएगा। तो सभी अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त, कंप्लीट सर्कल होती हैं ध्रुवों को छोड़कर। ध्रुवों को छोड़कर क्यों? क्यों ध्रुवों को छोड़कर? भाई ध्रुव भी 90 डिग्री जो है इसमें भी तो रेखा बननी चाहिए, लेकिन नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि ध्रुव जो है वो एक पॉइंट है, और आपको पता है कि रेखा खींचने के लिए कम से कम 2 पॉइंट की होना जरूरी है, तभी हम कोई भी कितना भी स्मॉल रेखा हो, हम एक पॉइंट से रेखा नहीं खींच सकते। रेखा खींचने के लिए कम से कम 2 पॉइंट का होना आवश्यक है। चूंकि ध्रुव एक ही पॉइंट है, एक पॉइंट है छोटा सा, इसलिए हम इसको रेखा नहीं मान सकते, इसलिए ये सर्कल नहीं बनता है। और सर्कल नहीं बनता है तो हम इसको लैटिट्यूड में सर्कल नहीं काउंट करते हैं। तो अब यहाँ दूसरा प्रश्न होता है कि अगर टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड देखें तो कितना होगा? तो आप एक तो 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री जो लैटिट्यूड हो गया वो हो गया 1। इसके बाद यहाँ से 90 डिग्री को हम काउंट नहीं करेंगे, तो यहाँ से अगर ऊपर की तरफ जाएं तो यहाँ से ऊपर जाने में कितने होंगे? 89, क्योंकि 90 को हम काउंट नहीं कर रहे हैं, 90 सर्कल नहीं बनेगा। तो कितना हो गया? 89 नॉर्थ में। सेम साउथ में भी ऐसे ही होगा, 89। तो 89 और 89 कितना हो गया? 198 और प्लस वन कर देंगे तो 188 प्लस 1 189। तो टोटल नंबर अगर देखें, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड, तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड की बात करें तो कितना हो जाएगा? 189। अगर कोई आपसे पूछे कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितना है तो 189 कैसे है? तो भाई 89 नॉर्थ में और 89 साउथ में कितना हो गया? 188 हो गया, प्लस 1 हो गया वो इक्वेटर हो गया, तो 189 हो गया। ठीक है। अब कोई पूछ सकता है कि भाई मान तो 90 डिग्री तक है,
तो 90 डिग्री जो है वो एक पॉइंट है, पॉइंट को रेखा नहीं खींच सकते, इसलिए इसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो 89 ऊपर 89 नीचे और एक इक्वेटर 0 डिग्री, तो टोटल हो गया 189। अब हम कुछ प्रमुख अक्षांशों की बात करें, इंपोर्टेंट लैटिट्यूड्स की बात करें, तो इनमें है जैसे आपको सबको पता है कि 0 डिग्री लैटिट्यूड, इसको इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर विषुवत रेखा है ये। विषुवत रेखा के अगर नॉर्थ की तरफ चलें, तो नॉर्थ की तरफ चलेंगे तो दूसरा इंपोर्टेंट रेखा है 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हिंदी में बोलते हैं क्या, कर्क रेखा। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री नॉर्थ। इन लगाना यहाँ आवश्यक है, इन नहीं लगाएंगे, अगर इसको छोड़ दें तो ये 23.5 डिग्री, चूंकि इधर भी है 23.5 डिग्री, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि नॉर्थ है कि साउथ है, इसलिए हमें नॉर्थ इन लिखना आवश्यक है। हम जब भी लिखेंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ ही कर्क रेखा होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके बाद सेम इक्वली अगर साउथ में जाएं तो 23.5 डिग्री साउथ में जो रेखा बनती है, जो वृत्त बनती है, उस वृत्त को कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कौन सा, मकर, मकर रेखा, हिंदी में बोलते हैं मकर रेखा, इसका इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो शायद 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो बनता है वो कर्क रेखा, 23.5 डिग्री साउथ में जो बनता है वो मकर रेखा। फिर 66.5 डिग्री 66.5 डिग्री नॉर्थ में जाएंगे तो आर्कटिक सर्कल है। कौन सा है, आर्कटिक सर्कल है, क्योंकि आर्कटिक जून है इसलिए सर्कल का नाम पड़ गया आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल। और सेम 66.5 डिग्री अगर साउथ में जाएं तो चूंकि इधर अंटार्कटिक है तो इधर बन गया अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, क्या बन गया, अंटार्कटिक सर्कल। तो 66.5 डिग्री जो नॉर्थ में हो गया आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल। तो ये कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो टोटल इंपोर्टेंट कितने हो गए, 5 हो गए। कितने लैटिट्यूड हो गया इंपोर्टेंट, 5, 2 नॉर्थ में, 2 साउथ में और एक इक्वेटर। अब हम एक एक को यहाँ समझेंगे कि विषुवत रेखा, जैसे विषुवत रेखा को हम पकड़ लें, ये जो विषुवत रेखा देख रहे हैं इक्वेटर, ये विषुवत रेखा है, इक्वेटर है। इक्वेटर की क्या फीचर है, इक्वेटर क्या है, तो इक्वेटर जो है यह पृथ्वी पर सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है, ग्रेट सर्कल है। क्या है, मैं आपको पहले ही बताया था कि ग्रेट सर्कल है, पृथ्वी पर खींचा गया सबसे बड़ा वृत्त है, इससे बड़ा वृत्त पृथ्वी पर नहीं खींचा जा सकता, इस कंसेप्ट को याद रखेंगे। दूसरा, पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करता है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ किया हुआ है, मतलब अगर इक्वेटर को आप काट दें पृथ्वी को, संभव तो नहीं है काटना पृथ्वी को, पर इमेजिन करिए कि अगर काट दिया जाए तो ये क्या हो गया, साउदर्न हेमिस्फीयर हो गया और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, मतलब पृथ्वी को 2 बराबर भागों में आप बांट सकते हैं। यहाँ वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, जिससे यह क्षेत्र अत्यधिक गर्म टोरिड होता है। क्या होता है, अत्यधिक गर्म होता है। क्यों, क्योंकि ये जो जैसे सन हो गया, ये मान लीजिए सन हो गया और ये हो गया पृथ्वी, पृथ्वी में जो ऐसे अक्ष हैं, तो यहाँ पे जो ये एरिया है, ये यहाँ सनलाइट सीधे पड़ता है, यहाँ से फिर सनलाइट रिफ्लेक्ट होता है, नीचे भी रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन ये जो एरिया है यहाँ पर सनलाइट डायरेक्ट पड़ता है। तो दूसरा क्या है कि इस क्षेत्र में सन की जो सूर्य की जो किरणें हैं वो डायरेक्ट पड़ता है, इसलिए क्या होता है कि ये क्षेत्र अत्यधिक गर्म रहता है। अत्यधिक गर्म होगा तो अत्यधिक वाष्पीकरण होगा, अत्यधिक वाष्पीकरण होगा तो अत्यधिक वर्षा भी होगा। तो इस क्षेत्र में वर्षा भी ज़्यादा होता है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इस क्षेत्र में क्या होता है, वर्षा भी ज़्यादा होता है, और जितने भी सदाबहार वन हैं वो भी इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, अमेजन का जो जंगल है इसी क्षेत्र में है। विषुवत रेखा पर दिन और रात की अवधि लगभग बराबर होती है, क्योंकि सूर्य के सामने है, सूर्य के सामने है, इसलिए यहाँ डे एंड नाइट दोनों की अवधि लगभग बराबर होती है। लगभग कितनी होती है, लगभग बराबर होती है। अब जो विषुवत रेखा है वो अगर ग्लोब पे देखें आप, तो यह दक्षिण अमेरिका के जो देश हैं, जैसे ब्राज़ील हो गया और आपका और भी 1-2 देश हैं, क्या बोलते हैं इनको, पेरू हो गया, बोलीविया हो गया, ब्राज़ील हो गया, ये दक्षिण अमेरिका के हैं। फिर अफ्रीका के देश हैं, जैसे इक्वेटोरियल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से तो नहीं जाता है ये, हाँ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से जाता है, युगांडा से जाता है, केन्या से जाता है, सोमालिया से जाता है। ठीक है, तो इन जगहों से, अफ्रीका में एशिया के इंडोनेशिया वगैरह से होकर के गुजरता है, कुछ देशों के एशिया से होकर के, इन देशों से होकर के ये गुजरता है। ठीक है, कौन सा, ट्रॉपिक ऑफ
सॉरी विषुवत रेखा, विषुवत रेखा जो होता है वो कौन कौन से महादेश से, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, कौन कौन से महादेश से होकर नहीं गुजरता है, तो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, इन महादेशों से होकर के नहीं गुजरता है इक्वेटर। इन चीज को ध्यान रखेंगे, सवाल यहाँ से भी बन सकता है। अब नेक्स्ट है कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ, आपको जैसे ग्लोब पे दिखाया था, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ का जो है, ये अगर ग्लोब है ये 0 डिग्री हो गया, तो 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है ना, यहाँ पे जो सर्कल है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। कर्क रेखा जो है ये भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है वो भारत के किससे होकर गुजरती है, मध्य से होकर के गुजरती है। आपको पता है रांची के पास से होकर के गुजरती है। भारत के कई राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। ये 8 राज्य कौन है, क्रम में देखें तो गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये कौन हो गए, 8 राज्य हो गए जहां से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है मकर रेखा। मकर रेखा जो है, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अब चूंकि भारत दक्षिणी गोलार्ध में है नहीं, इसलिए भारत से होकर के ये रेखा नहीं गुजरेगी। जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है तब 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और उत्तरी गोलार्ध में जैसे भारत में शीत ऋतु होता है। ठीक है, अब इसलिए कि जब सूर्य की किरणें जो सनलाइट्स हैं ये इस पे ज़्यादा पड़ेंगी तो ये क्षेत्र ठंडा होगा। ये जो 23.5 डिग्री नॉर्थ वाला क्षेत्र है ये ठंडा होगा, क्योंकि सूर्य की किरणें कहाँ पड़ रही हैं, अब यहाँ डायरेक्ट पड़ रही हैं। तो ये क्षेत्र का जो होगा वो यहाँ से रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो जाएगा, तो ये क्षेत्र ठंडा हो जाएगा। ठीक है, और जब इधर 22 जून के आसपास में जब जाता है तो ये क्षेत्र ठंडा रहता है। जब कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकते हैं, जब जून मई जून के महीना में भारत में होते हैं, तो फिर ये साउथ वाला जोन ठंडा रहता है। ठीक है, तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और उत्तरी गोलार्ध में जैसे भारत में शीत ऋतु होता है। यह रेखा जो है वो साउथ अमेरिका से जैसे आप देख रहे हैं कि ब्राजील से होकर के गुजरता है, और कहाँ से होकर के गुजरता है, अर्जेंटीना से होकर के गुजरता है, और कहाँ से गुजरता है तो चिली से होकर के गुजरता है। कहाँ से, साउथ अमेरिका के ब्राजील, चिली और अर्जेंटीना से होकर गुजरता है। अफ्रीका में भी कई देशों से होकर के गुजरता है। जैसे नामीबिया हो गया, बोत्सवाना हो गया, इसके बाद दक्षिण अफ्रीका हो गया, मोजाम्बिक हो गया, इन देशों से होकर के अफ्रीका से गुजरता है। ऑस्ट्रेलिया से भी होकर के ये गुजरता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजर रहा है, यहाँ हो गया अफ्रीका से होकर गुजर रहा है, और यहाँ दक्षिण अमेरिका से होकर के गुजर रहा है। तो ये है हमारा कौन सा, मकर रेखा। अब ध्रुवीय वृत्त देखें, 66.5 डिग्री नॉर्थ का जो है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव 66.5 नॉर्थ में जो है वो आर्कटिक वृत्त बताया था मैं, आर्कटिक वृत्त है, और 66.5 डिग्री साउथ में जो है अंटार्कटिक वृत्त है। ये क्या है, यहाँ सूर्य की जो किरणें होती हैं ना वो बहुत डाइवर्जिंग पड़ती हैं, ऐसे जैसे पड़ेंगी ना तो ये रिफ्लेक्ट हो जाती हैं ज़्यादा। यहाँ पे सीधा किरणें नहीं पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं, और तिरछी पड़ने से क्या होता है कि यहाँ किरणें जो होती हैं रिफ्लेक्ट ज़्यादा होती हैं, और जब किरणें रिफ्लेक्ट ज़्यादा होंगी तो यहाँ गर्मी जो है वो कम होगा। इसीलिए इस क्षेत्र में आप देखेंगे बर्फ ज़्यादा है। इन क्षेत्रों में बर्फों का जो जमाव है वो ज़्यादा है। यहाँ देखिए, यहाँ सूर्य की किरणें क्षैतिज हॉरिजॉन्टल से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाती हैं, होरिजन से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाती हैं। किरणें तिरछी पड़ती हैं, जिससे यहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है और भयंकर ठंड होती है। इन क्षेत्रों में क्या होती है, भयंकर ठंड होती है। आपको पता होगा कि आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन जो है उनमें बर्फ जमा हुआ, भयंकर बड़ा बड़ा बर्फ जमा हुआ है, और ग्लोबल वार्मिंग के कारण यही बर्फ पिघल रहा है और जलस्तर को बढ़ा रहा है। ध्रुवों के समीप होते होते धीरे धीरे क्या होता है कि ध्रुवों के समीप चूंकि रेडियस घटते जा रहा है ध्रुवों के पास, यहाँ क्या होता है कि 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होती है। ध्रुवों में 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के जैसे आप, ये सेंटर है ना, इक्वेटर है यहाँ 0 डिग्री, यहाँ से जैसे जैसे आप इधर या फिर इधर जाएंगे दिन और रात की अवधि में अंतर ज़्यादा होता जाएगा। जैसे आप इक्वेटर के पास दिन और अवधि के बीच में मिनटों का फर्क होता है, लगभग बराबर, या कभी कभी मिनटों या मैक्सिमम घंटा भर से ज़्यादा का फर्क नहीं होगा। लेकिन आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, दिन छोटा रात बड़ा, रात छोटा दिन बड़ा में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को आपको मिलेगा। क्या मिलेगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो डिफरेंस क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप ऊपर या नीचे जाएंगे दिन और रात में डिफरेंस बढ़ता जाएगा, कभी दिन बढ़ा कभी रात बढ़ा, ठीक है। समय के हिसाब से जो सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की स्थिति के हिसाब से दिन और रात की अवधि घटती बढ़ती रहेगी। और जब हम हायर क्लास में जाएंगे, जैसे 9, 10, 11, 12 की जब पढ़ेंगे उसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल जो क्लास 6 लेवल का है तो इसमें सिर्फ हम इंट्रोडक्शन लेवल पे ही लेके चलेंगे। अब दूसरा इंट्रोडक्शन हम देखते हैं कि लॉन्गिट्यूड क्या है। भाई लैटीट्यूड तो समझ लिया, पर अब लैटीट्यूड ये वाली रेखा तो हमने समझ ली, लेकिन क्या किसी स्थान का इसी रेखा से, मान लीजिए जैसे हम बोलते हैं कि भारत जो देश है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ इसके मध्य से गुजरता है। तो अब देखिए 23.5 डिग्री नॉर्थ ये रहा, ये 23.5 डिग्री वाला रेखा है। तो हम एक भारत की स्थिति यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी, सब तो 23.5 डिग्री मध्य से ही है। तो अब हम इंडिया किसको माने भाई, इंडिया किसको माने, इसको माने, इसको माने या इसको माने, तीनों तो 23.5 डिग्री के मध्य में ही है। लेकिन ये कहाँ और इसमें कहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ, एग्जैक्ट स्थिति तो हम नहीं दिखा सकते। 23.5 डिग्री तो मध्य तीनों से गुजर रहा है, तो फिर भारत कहाँ है होगा, भारत को कैसे स्थापित करेंगे। तो इस चीज को करने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, बोला कि भाई इसके लिए हमें कोई ग्रिड पद्धति अपनाना पड़ेगा कि 23.5 डिग्री नॉर्थ के साथ साथ हमें लॉन्गिट्यूड भी, ये वाली भी रेखा खींचनी पड़ेगी, तब जाकर के हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई स्थान कहाँ पे है। तो सबसे पहले हमने जरूरत समझ लिया कि जिसकी जरूरत क्यों पड़ी लॉन्गिट्यूड की, क्योंकि हम सिर्फ लैटीट्यूड से किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण नहीं कर सकते थे। इन स्थितियों का निर्धारण करने के लिए लॉन्गिट्यूड खींचा गया। अब डिफरेंस में जब देखें तो क्या है, जो लैटीट्यूड है ना वो पूरे सर्कल में ऐसे हैं, पूरे हैं, मतलब पृथ्वी पर खींचे गए कंप्लीट सर्कल हैं ये। लेकिन इसके उलट जो लॉन्गिट्यूड है वो सेमी सर्कल होता है, यहाँ से यहाँ तक ही खींचा जाता है, यहाँ से यहाँ। इसको अगर हम 0 डिग्री बोलते हैं तो इसके अपोजिट उधर वाला जो होगा ना सर्कल, ये इसको हम 0 डिग्री नहीं बोलेंगे, कंप्लीट सर्कल नहीं है, सेमी सर्कल है, सिर्फ इस पार वाला ही 0 है, इधर वाला क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 180 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो डिफरेंस देखेंगे तो क्या है कि जहां लैटीट्यूड एक कंप्लीट सर्कल है वहीं लॉन्गिट्यूड जो क्या है वो एक सेमी सर्कल है, हाफ ही है, ये कंप्लीट सर्कल नहीं है, ठीक है। दूसरा, लैटीट्यूड को जहां हम नॉर्थ और साउथ से डिनोट करते हैं, वहीं लॉन्गिट्यूड को हम क्या करते हैं ईस्ट एंड वेस्ट से डिनोट करते हैं। मतलब जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है उसके राइट साइड में जो भी होगा वो उसको ईस्ट से डिनोट करेंगे, और लेफ्ट साइड में जो होगा, जैसे मान लीजिए 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हो गया, लॉन्गिट्यूड हो गया, तो इसके जो राइट साइड में है उसको हम ईस्ट से, और लेफ्ट में है उसको हम वेस्ट से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या बोलता है ये कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली संदर्भ रेखाओं को देशांतरी एवं उत्तर मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव को, ये नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली जितनी भी रेखाएं हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। इनकी बीच की दूरी अक्षांशों में मापा जाता है, इनकी भी बीच की जो दूरी है ना उसको अक्षांश में ही मापा जाता है, जैसे 0 डिग्री, 10 डिग्री, 82.5 डिग्री, ये इनको भी अक्षांश में ही मापा जाता है। ये अर्धवृत्त, जैसे मैं बोला था ना कि ये सेमी सर्कल है, ये कंप्लीट सर्कल नहीं है, ये सेमी सर्कल होते हैं। क्या होते हैं, सेमी सर्कल होते हैं। ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर इनके बीच की दूरी घटती है, क्या होती है, घटती है। ध्रुवों पर शून्य हो जाती है जहां सभी देशांतर मिलते हैं। मतलब जब यहाँ से हम चलेंगे, यहाँ से किसी इक्वेटर को पकड़ लें, जैसे इसी को पकड़ लें, ये दो के बीच की दूरी मैक्सिमम कहाँ होगी, इक्वेटर पे, और इक्वेटर पे मैक्सिमम कितना होता है 1.34 किलोमीटर, ये यहाँ का डिस्टेंस होता है। और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे यहाँ होते होते डिस्टेंस कितना हो जाता है 0 km। क्यों, एक पॉइंट पे सारे देशांतर रेखाएं मिलती हैं, यहाँ और यहाँ। वैसे नीचे जाएंगे तो यहाँ भी धीरे धीरे कम होते जाएगा, ऊपर जाएंगे तो भी कम होते जाएगा। मतलब जहाँ अक्षांशों के बीच में दूरी कहीं कम बेसी नहीं होती, मतलब ये दो अक्षांश है तो यहाँ भी 111 किलोमीटर है और यहाँ देखेंगे तब भी 111 किलोमीटर ही रहेगा, ये दूरी कम ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन देशांतर में ऐसा नहीं है, देशांतर में यहाँ दूरी 111.34 किलोमीटर, तो यहाँ दूरी पता चला 50 किलोमीटर ही है, 50 किलोमीटर भी हो सकता है। यहाँ जाते जाते तो 0 हो जाता है, क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो दूसरा अंतर, पहला अंतर क्या, हम इसको नॉर्थ और साउथ में डिनोट करते हैं, जहाँ अक्षांश को हम नॉर्थ और साउथ में डिनोट करते हैं, वहीं देशांतर को हम ईस्ट एंड वेस्ट में डिनोट करते हैं। जहाँ अक्षांश एक कंप्लीट सर्कल है वहीं देशांतर क्या है, एक सेमी सर्कल है। जहाँ अक्षांश के बीच की दूरी हर समय समान रहती है, वहीं देशांतर के बीच की दूरी ध्रुवों के पास जाने पर घटती जाती है और पोल पर जाते जाते 0 हो जाती है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, ठीक है।
सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। सभी देशांतर, जहां देखिए अब एक और डिफरेंस आ गया, वृत्त क्या है, इक्वेटर वाला जो वृत्त है वो सबसे बड़ा है, धीरे धीरे घटते घटते जीरो हो जाता है। मतलब ये इससे छोटा, मान लीजिए अगर इसकी 65,000 किलोमीटर है तो इसका पता चला 50 की है, इसका पता चला 25 है, और यहाँ तो जाते थे जीरो हो जाता है। लेकिन वही देशांतर का देखें तो चाहे 0 डिग्री लीजिए, 10 डिग्री लीजिए, 82.5 डिग्री लीजिए, सबकी जो दूरी होगी ना वो इक्वली होगी। अगर 10 किलोमीटर है तो 10 किलोमीटर ही सारे का होगा, अगर 3400 किलोमीटर है तो 3400 किलोमीटर ही होगा, 34,000 किलोमीटर ही सारे अक्षांशों की दूरी होगी, किसी का कम किसी का ज़्यादा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक ही पॉइंट से उठ करके और एक ही पॉइंट तक जा रहे हैं, तो कम बेसी होने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जैसे हमने देखा था कि अक्षांशों में कुछ प्रमुख अक्षांश हैं, जैसे 0 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ। तो क्या देशांतरों में भी ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल होता है। इसमें दो इंपॉर्टेंट हैं, एक 0 डिग्री जिसको हम ग्रीनविच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीनविच मेरिडियन। ये ग्रीनविच क्या है? ग्रीनविच यूके में जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, यहाँ से गुजरने वाली रेखा को प्रधान यमोत्तर बोलते हैं। 0 जो ये है ना, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे इंग्लैंड, ये ब्रिटेन है, ये एरिया ब्रिटेन है, यहाँ पे ब्रिटिश वेधशाला है। और यहाँ से भाई बोला गया कि हम, ये तो चूंकि आपको पता होगा, पता ही है, मैंने भी बताया है कि सारी लाइनें इमेजिनरी हैं। पृथ्वी पर ऐसा कोई रेखा नहीं है, न तो अक्षांश है न देशांतर है। तो बिल्कुल क्लियर रहे कि पृथ्वी पर ऐसा कोई रेखा नहीं है, ये सिर्फ एक काल्पनिक रेखा है। कल्पना कर रहे हैं कि हम यहाँ एक रेखा लेके चल रहे हैं। तो सबसे बड़ा यहाँ हुआ कि भाई कहाँ रखें रेखा को, कहाँ माने कि 0 डिग्री से आखिर शुरू करेंगे तभी तो रेखा लिखेंगे, 1 2 3 4 10 20 जो भी डिग्री होगा, 0 डिग्री कहाँ माने? तो 0 डिग्री निर्धारित हुआ कि भाई ब्रिटेन के पास जो वेधशाला है ना ग्रीनविच, वहां से जाएगा 0 डिग्री। तो ये 0 डिग्री का रेखा है। ठीक है, तो ये 0 डिग्री की जो रेखा है वो कहाँ से? यूके से होकर के निकलता है, और इसी को हम प्रधान यमोत्तर मानते हैं। और अभी इसके इधर जितनी भी रेखाएं होंगी उसको हम ईस्ट से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? ईस्ट से। जैसे भारत के में से जो गुजरती है यहाँ पे रेखा, भारत से जो गुजरती है उसको क्या बोलते हैं? 82.5 डिग्री ईस्ट, जो इंटरनेशनल भारत का स्टैंडर्ड डेट लाइन है, इंटरनेशनल डेट लाइन है जो, वो 82.5 डिग्री ईस्ट है। ठीक है, यहाँ से 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम गणना करते हैं। यहाँ तक जब लास्ट तक जाएंगे तो 180 डिग्री चलेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे? ठीक इसके पीछे पहुँच जाएंगे। तो 180 डिग्री इधर से ईस्ट, और इधर से भी 180 चलेंगे तो फिर उसी रेखा पे पहुँच जाएंगे, तो 180 डिग्री साउथ, सॉरी वेस्ट। तो दोनों रेखाएं क्या होंगी? इसके जस्ट ऑपोजिट में जाएंगी, और उसी को हम बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, उसी को बोलते हैं हम इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, मतलब आपको पता ही है कि वृत्त का गणना कितना है? 360 डिग्री का होता है सर्कल। तो 180 डिग्री चलेंगे इधर और 180 डिग्री चाहे इधर, तो दोनों हम पहुंच जाएंगे कहाँ पे? एक ही पॉइंट पर, जो पॉइंट होगा इसके जस्ट अपोजिट पीछे। ये जो प्राइम मेरिडियन है ना, इसके पीछे ये जो लाइन है यही होगा कौन सा? 180 डिग्री, जो कहाँ से निकलता है? बेरिंग स्ट्रेट से होकर के निकलता है। कहाँ से निकलता है? बेरिंग स्ट्रेट से होकर के निकलता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट अंतर देखें, जैसे हम आधार पर देखेंगे कि किस आधार पर हम डिफरेंस कर रहे हैं अक्षांश और देशांतर में। तो सबसे पहले डायरेक्शन को लेकर के देखें, तो अक्षांश का है पूरब से पश्चिम की ओर, क्षैतिज है, हॉरिजॉन्टल है। कहाँ से? पूरब से पश्चिम की, ईस्ट वेस्ट। वहीं देशांतर क्या है? उत्तर से दक्षिण है। कैसे है? ऐसे है, नॉर्थ टू साउथ। आकार देखें तो ये पूर्ण वृत्त है, कंप्लीट सर्कल है, और ये क्या है? सेमी सर्कल है, ऐसे हैं। ये कंप्लीट वृत्त नहीं है। लंबाई देखें तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, मतलब ये अगर विषुवत रेखा है तो ऊपर और नीचे दोनों की तरफ जाने से घटती हैं। वहीं देशांतर की लंबाई जो है वो इक्वली है, चाहे कहीं से भी ले लीजिए, ये इक्वल है। तीसरा कुल संख्या, इनकी संख्या कितनी है? 90 और 181। ठीक है, तो ये संख्या अगर कुल पूछे तो कितने हैं? 90 90 100, क्योंकि लैटिट्यूड की संख्या कितनी हो गई? 181। लेकिन जब भी सर्कल की बात करें तो आप ध्यान रखेंगे 1 कितना? 179। इस चीज को ध्यान रखेंगे, 179 ही है, क्योंकि दो 90 डिग्री, क्योंकि ये पॉइंट है, इसको हम सर्कल नहीं बना सकते। तो जब सर्कल की बात आए तो आप 171 मानना, टोटल नंबर 181 रहेगा। ठीक है, और इसका कितना संख्या है? 360। क्यों? 180 तक ईस्ट का हो गया प्लस 180 तक वेस्ट जाएगा, तो टोटल कितने होंगे? 360 हो जाएंगे।
उपयोग किस लिए बनाए गए हैं? तो तापमान और जलवायु क्षेत्र के लिए, क्लाइमेट जोन ज्ञात करने के लिए, और इसका स्थानीय समय निकालने के लिए। इसका प्राइम यूज जो है वो स्थानीय समय निकालने के लिए है। अब पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण कैसे करते हैं कि भाई अगर भारत की स्थिति को देखें तो कहाँ है, इसको जानने के लिए, एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए हम उस स्थान का अक्षांश और देशांतर दोनों की आवश्यकता होती है। पृथ्वी पर किसी स्थान की सटीक स्थिति जानने के लिए हमें उस स्थान के अक्षांश और देशांतर दोनों की आवश्यकता होती है। कैसे? इन दोनों को मिलाकर के ग्रिड बनता है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं। हम समझाएंगे कैसा ग्रिड कैसे बनता है। जैसे असम में डुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। जिस बिंदु पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगे वही डुबरी की सटीक स्थिति होगी, जैसे जीपीएस काम करता है। अब क्या है कि जैसे मान लो ये हमारा जो क्या है, ये हमारा मान लो ये कोई पॉइंट है। तो एक तो हमारा यहाँ से रेखा से गुजर रहा और एक ऐसे रेखा गुजर रहा, ये मान लो पूरा पृथ्वी है। तो अब इस पॉइंट को जो काट रहा है, किसी स्थान का निर्धारण करने के लिए हम यहाँ इस पॉइंट को कैसे लिखेंगे? इस रेखा, मान लो इस रेखा को, ये 82.5 डिग्री है। ये रेखा जो है 82.5 डिग्री ईस्ट है और ये जो है वो 30 डिग्री नॉर्थ है। तो अब इस रेखा को हम कैसे लिखेंगे? अब ये जो इसके जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट बनेगा एग्जैक्ट लोकेशन। अगर आप जैसे भी लिखेंगे किसी जगह का कि 30 डिग्री नॉर्थ एंड 82.5 डिग्री ईस्ट, तो आदमी सीधे कहाँ पहुंचेगा? 82.5 डिग्री ईस्ट खोजेगा, इसके बाद 30 डिग्री नॉर्थ खोजेगा और पहुंच जाएगा किस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर। तो हम बोलेंगे भाई देखो यही वो जगह है। और जीपीएस जो होता है ना, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, जीपीएस जो होता है इसी लोकेशन पे काम करता है। किस पे काम करता है? इसी लोकेशन पे काम करता है। वो दोनों रेफरेंस देखता है कि लैटिट्यूड क्या है और लॉन्गिट्यूड क्या है, और दोनों क्रॉस कहाँ कर रहे हैं, और जहां क्रॉस कर रहे हैं एग्जैक्ट पॉइंट वही है। ठीक है। अब दूसरा आता है इसमें चर्चा कि समय का गणना। आखिर समय कैसे गणना होता है? तो आपको पता होगा कि पृथ्वी जो है एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? लगभग 24 घंटा, एग्जैक्ट 23 घंटा है, 23 घंटा 56 मिनट। ठीक है। लेकिन क्या होता है कि हम इसको मान के चलते हैं कि 24 घंटे में, क्योंकि वो समय का गणना लीप ईयर इसी 4 मिनट को एडजस्ट करने के लिए बनाया जाता है। आपको पता होगा, आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे जब टॉपिक आएगा। फिलहाल हम देखते हैं, मोटा मोटी मान के चलते हैं कि 24 घंटे में पृथ्वी एक चक्कर लगा लेता है, अपने अक्ष पर एक घूर्णन उसका कंप्लीट हो जाता है। अब पृथ्वी में कितने हैं? 360 डिग्री मान के चल रहे हैं हम, मान के क्या चल रहे हैं? 360 डिग्री ही होता है। और बटे में घंटा कितना हो गए? 24। तो अगर 1 घंटे में देखें तो कितना डिग्री मूव कर रहा है पृथ्वी? तो 1 घंटे में कितना कर रहा है? 15 डिग्री मूव कर रहा है। कितना डिग्री कर रहा है? 15 डिग्री मूव कर रहा है। अब 1 आवर में अगर 15 डिग्री मूव कर रहा तो हम 1 मिनट में देखें तो कितना डिग्री होगा? अब 1 डिग्री को मूव करने के लिए कितना होगा? अगर 1 डिग्री में हम देख लें तो क्या होगा? 1 घंटे में, मिनट में देखें तो 60 मिनट बटे में 15, मतलब 4 मिनट। 4 मिनट में क्या करता है? 1 डिग्री मूव करता है। मतलब 360 डिग्री जो करता है 24 मिनट में, मतलब 1 घंटे में, 24 घंटे में 360 डिग्री मूव कर रहा है। तो 1 घंटे में कितना? 15 डिग्री। अब 15 डिग्री कर रहा है तो 1 डिग्री का अगर मूव को देखें कि 1 डिग्री कितने देर में मूव करता है, तो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। 60 मिनट में कितना किया? तो 15 डिग्री किया। तो भाई 60 में 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 चौके 60, 4 आएगा ना। मतलब ये मिनट में है, चूंकि तो हम 4 मिनट में 1 डिग्री बोल सकते हैं कि भाई 1 डिग्री पृथ्वी को मूव करने के लिए 4 मिनट का समय लगता है। तो अब 4-4 मिनट पर टाइम जोन बनाए तो बड़ी टिपिकल हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि बोला कि भाई ऐसा करते हैं कि हम 30 जो डेट लाइन बनाते हैं वो कम से कम मिनिमम 30 मिनट का होना चाहिए। 30 मिनट के गैप का मतलब अगर एक 1 आवर का डिस्टेंस पे तो दूसरा 1.5 आवर का होना चाहिए, दूसरा 2 मिनट का होना चाहिए। इसी तरह से भारत का देखेंगे तो जो IST है वो 5.5 घंटा प्लस है। क्यों? क्योंकि ईस्ट में हमने बताया कि जो भी ईस्ट में होगा वो प्लस में जाएगा। तो भारत का क्या है, जो भारत का जो है वो 82.5 डिग्री है। तो 82.5 डिग्री का अगर हम निकालें तो 82.5 डिग्री जो है वो 1 डिग्री कितने मिनट का होता है? 4 मिनट। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो लगभग 5.5 घंटा के बराबर आ जाएगा। मान आप मल्टीप्लाई करके देख लें कि 82.5 इंटू 4, 4 5 20 को 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 10 को 0 हासिल 1 और 8 चौक 32 1 33। तो 6 5 30 और पॉइंट लगाने तो 6 5 30,
5 घंटा और 30 का 5, मतलब 5.5 घंटा प्लस। मतलब अगर 0 डिग्री मेरिडियन पर 12 बज रहे हों तो भारत में क्या होगा, 5 घंटा प्लस होगा। तो शाम के 5:30 होंगे, कब के, शाम की। तो सिंपल गणना है कि भाई 360 डिग्री 24 घंटे में घूमता है, तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगा, और 1 डिग्री का अगर देखें तो 4 मिनट में घूमेगा। इस तरह से 7.5 डिग्री के 7.5 डिग्री के अंतर पे कई सारे मेरिडियन पृथ्वी पे खींचे गए हैं, आधा घंटे के डिफरेंस में टाइम जोन बनाए गए हैं। इसी टाइम जोन को देखते हुए भारत में क्या किया कि भारत ने भी अपना एक टाइम जोन निर्धारित किया है। क्योंकि भारत का विस्तार आप देखते हैं लगभग 30 डिग्री का है, लगभग 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार है। यहाँ गौर माता से गिब्यूथू को देखें तो लगभग 30 डिग्री का है। कितना विस्तार है, 30 डिग्री का। मतलब 30 डिग्री का मतलब क्या होगा, 30 × 4 बराबर कितना हो जाएगा, 120 मिनट। 120 मिनट मतलब 2 घंटा। कितना हो गया, 2 घंटे का हो गया। मतलब भारत में जो है वो स्थानीय समय 1 घंटा 45 मिनट तक का अंतर मिलता है। मैं मोटा मोटी 2 घंटा का बताया था, एग्जैक्ट में 1 घंटा 45 मिनट का अंतर मिलता है। तो इस चीज़ को मतलब करने के लिए कि भाई भारत में ऐसा तो नहीं है कि यहाँ 8 बजेगा तो यहाँ 7 साढ़े 6 बजा देंगे, समय तो एक ही रहेगा। तो इसको मैनेज करने के लिए हमने क्या किया कि एक सेंटर पॉइंट खोजा कि देश का सेंटर पॉइंट कहाँ है, और उसमें भी देखना है कि 7.5 डिग्री के गुणज में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, 7.5 डिग्री के गुणज में होना चाहिए। तब हमने क्या किया कि 82.5 डिग्री को अपना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डेडलाइन माना है। क्या माना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डेडलाइन। जो ग्रीनविच मेरिडियन 0 डिग्री है, इससे कितना है, 5.5 घंटा आगे है। ये लिखा हुआ है ना, 5.5 घंटा आगे है ग्रीनविच मेरिडियन से, क्योंकि 82.5 डिग्री पे है। अब 82.5 में 4 से गुना करेंगे तो मैं अपने गुना करके भी दिखाया था, 330 मिनट आएगा। 330 मिनट आएगा अर्थात 5 घंटा 30 मिनट, 5.5 घंटा आगे चलता है यहाँ से। ये हमारा नैनी है, मिर्जापुर के पास जो नैनी जगह है, यहाँ पे से एग्जैक्ट ये रेखा गुजरता है। स्टेट भी कभी कभी पूछ लेता है, तो ये कहाँ से गुजरता है, यूपी से गुजरता है, एमपी से गुजरता है, इसके बाद कहाँ से गुजरता है, तेलंगाना से गुजरता है, और उसके बाद कहाँ से गुजरता, सॉरी छत्तीसगढ़ से गुजरता है, आंध्र प्रदेश से गुजरता है ये रेखा। ठीक है, तो इन जगहों से ये गुजरता है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जैसे 0 डिग्री जो मेरिडियन है ना, अब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को देखें तो जो 0 डिग्री मेरिडियन है, 0 डिग्री, इसके जस्ट अपोजिट उस साइड में जो है वो 180 डिग्री है, 180 डिग्री मेरिडियन। जहाँ से हम क्या करते हैं कि यहाँ जाते जाते 1 डिग्री का मतलब होता है कि 180 डिग्री में जैसे है 180 में हम 4 का मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट का समय होता है, तो 18 चौक 72, 720 मिनट हो जाएगा। 720 मिनट का मतलब 12 घंटे, 12 आवर्स हो गया। तो 12 आवर्स जब चलते हैं तो हमें 1 दिन का होता है। मतलब जब इंटरनेशनल डेडलाइन के पास पहुंचेंगे और उससे क्रॉस करेंगे तो हमें 1 दिन का हानि या 1 दिन का लाभ हो सकता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीचों बीच स्थित है, जो 180 डिग्री देशांतर के सहारे खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। जो 0 डिग्री के जस्ट अपोजिट है उसको हम 180 डिग्री देशांतर बोलते हैं, जो जिसे हम इंटरनेशनल डेडलाइन भी बोलते हैं। इस रेखा को पार करने पर तिथि डेट बदल जाती है। इस रेखा को अगर आप क्रॉस करते हैं तो डेट बदल जाती है। जैसे आप ईस्ट की तरफ जाएंगे तो 1 दिन का लाभ होगा। जैसे आप 10 तारीख को क्रॉस कर रहे हैं तो इधर जाएंगे तो 11 हो जाएगा, और अगर इसे इधर करेंगे, अगर इस 11 से यहाँ पे 11 तारीख है और इस रेखा को पार करते हैं तो इधर आके आपको 10 तारीख हो जाएगा। तो 1 दिन की हानि होती है। ईस्ट टू वेस्ट में 1 दिन की हानि होती है और वेस्ट टू ईस्ट में 1 दिन का लाभ होता है। ठीक है, यदि आप पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएं तो 1 दिन कम होगा, और पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएं तो 1 दिन की क्या होगा, फायदा होगा। इसे जिग जग टेढ़ी मेढ़ी खींचा गया। क्यों खींचा गया, जैसे देख रहे हैं इसको क्या किया गया है, टेढ़ा मेढ़ा खींचा गया है, ऐसे खींचा गया है। ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि किसी देश के बीच से ना काटे। बीच से काटने से क्या होगा कि उस देश में 2 दिन तिथि हो जाएंगे। जैसे अगर कोई यहाँ कंट्री है और इसके बीच से खींच दिया तो इधर वाले में 10 तारीख होगा और इधर वाले में 9 तारीख हो जाएगा। तो एक ही देश में 2 डेट तो चल नहीं सकता, इसलिए इसको टेढ़ा मेढ़ा खींचा गया कि किसी देश के भूभाग से न गुजरे। अब कुछ टाइम जोन देख लें तो पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्र में बांटा गया। कितने समय क्षेत्र में बांटा गया, 24 में। प्रत्येक का कितना है, 15 डिग्री देशांतर तक फैला हुआ है। मतलब 15 चौके 60। अब सिंपल सा फिर वही बात हो रही है कि 15 चौके 60, 15 डिग्री है और 1 डिग्री में कितने मिनट है, 4 मिनट। तो कितना हो गया, 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर। तो 1 आवर वाले कितने टोटल 24 टाइम जोन है। कितने टाइम जोन है, 24 टाइम जोन है। ठीक है, कुछ देशों में कई टाइम जोन होते हैं। जैसे भारत में 1 टाइम जोन है। हालांकि असम में जो चाय है ना,
तो टी बगान टाइम जोन के लिए अलग डिमांड होता है, अलग अवधारणा है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। लेकिन फिलहाल भारत में क्या है, जैसे 82.5 डिग्री नॉर्थ, 82.5 डिग्री नॉर्थ क्या है, ईस्ट जो है वो भारत का स्टैंडर्ड डेट लाइन है, IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। वैसे ही कई देशों के अलग अलग होते हैं, जैसे रसिया के 11 हैं, रसिया में कितने हैं, 11 टाइम लाइन, क्योंकि रसिया का जो देशांतरीय विस्तार है वो बहुत बड़ा है। अगर उसमें एक रखेंगे तो पता चला 8-10 घंटे का डिफरेंस हो जाएगा। सुबह 6 तो दोनों जगह बज रहा है, और सूर्योदय कब हो रहा है, 12 बजे हो रहा है, पता चला बर्फयांश में अलग हो रहा है। मतलब व्लादिवास्तक में सुबह 6 बज रहा है और मॉस्को में भी 6 बज रहा है, और 6 बजे व्लादिवास्तक में तो सूर्योदय हो गया और मॉस्को में 12 बजे सूर्योदय हो रहा है, तो इसलिए डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है। तो इनमें क्या किया गया है कि जितने देशांतरीय विस्तार हैं, जिनके ज़्यादा देशांतरीय विस्तार हैं, उनमें क्या 11 ज़्यादा समय जोन है। जैसे रसिया में 11 है, संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 हैं, भारत में केवल 1 है, फ्रांस में भी ज़्यादा है। अब आप बोलेंगे कि फ्रांस तो बड़ा देश नहीं है, फ्रांस बड़ा देश नहीं है, लेकिन इसके क्या कॉलोनियल ज़्यादा हैं, जो छोटे छोटे द्वीप है ना वो ज़्यादा है, इसके चलते इसके टाइम जोन अलग अलग हैं, फ्रांस में भी ज़्यादा है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे बड़ा अक्षांश जो है, आपको पहले ही बताया था कि इक्वेटर है, सबसे बड़ा जो अक्षांश है वो इक्वेटर है। इसे ग्रेट सर्कल भी कहते हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, जो आपको हमने पहले बता दिया है। देशांतर 0 डिग्री, ये प्रधान यमोत्तर है, जिसको आप GMT बोलते हैं। और IST जो है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। आपको कई बार मैं बता दिया कि 82.5 डिग्री जो है ईस्ट है, वो ये भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने राज्यों से? 5, UP, MP, CG, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, 21 जून को 21 जून को और मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ पर 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। अब देख लीजिए, जब 21 जून को इधर पड़ेंगी तो इधर हॉट होगा, और 22 दिसंबर को इधर हॉट होगा, और इसके अपोजिट जब इधर हॉट होगा तो इधर कोल्ड होगा, और जब इधर कोल्ड होगा तो इधर हॉट होगा। तो ये चीज़ को ध्यान रखेंगे आप। कुछ माइंड मैप है, जैसे कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, तो इनको मित्र पर गमछा झार, क्या है? मित्र पर गमछा झार। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, इन चीज़ों को याद रखेंगे। कुछ ऑप्शन जैसे प्रमुख यमोत्तर, प्राइम मेरिडियन का मान क्या है? प्राइम मेरिडियन का मान क्या है? 180 डिग्री नहीं, ये क्या है? इंटरनेशनल डेट लाइन है, तो ये नहीं है। 60 डिग्री का कुछ है नहीं, 90 डिग्री का कुछ नहीं है, ये 0 डिग्री सही आंसर है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यही था आज का क्लास। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।